इस पूरे गड़बड़ झाले पर आज करेंगे विस्तार से बात, वो भी पूरे सबूतों के साथ। पर उससे पहले आप सभी दर्शकों को बता दूं कि यदि आप भी इस सहकारी बैंक की अनियमितताओं के शिकार हुए हैं तो हमें बताएं, हम आपकी परेशानी को अपने हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। नमस्कार। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक भर्ती घोटाले और वित्तीय अनियमितता के मामले में आज हमारे पास एक नई शिकायत आई है। शिकायत किसी पूर्व कर्मचारी की नहीं, किसी रिटायर्ड कर्मचारी की नहीं, बल्कि इस बैंक में अभी अपनी नौकरी कर रहे एक कर्मचारी की शिकायत है। और शिकायत भी जो ऐसी है, सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। तो आइए, कोई पहेली नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, हम सीधे आपका परिचय आज करवाएंगे। ये खुद सारा मामला बताएंगे। हम आपको इनका परिचय भी नहीं देंगे, बल्कि आपको सीधे हम रूबरू कराते हैं इस भुक्तभोगी कर्मचारी से। प्रबंधन किस तरह से अत्याचार कर रहा है बैंक के कर्मचारियों पर, हमारे आरोपों का सबसे जीता जागता सबूत आज आपके लिए हम लाइव लेकर आए हैं। तो सबसे पहले भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है, कहाँ आप काम करते हैं, किस ब्रांच में, किस पद पर है? सर, मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। मैं दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सर्विस करता हूं और मैं गनमैन के पद पर नौकरी कर रहा हूं। मेरे को बेकार हरासमेंट किया जा रहा है। किस ब्रांच में है अभी आप? मैं भी मेरे को वजीराबाद से अलीपुर ट्रांसफर किया गया था 28/12 को, और 28 दिसंबर ये 2020। अच्छा, 28 दिसंबर 2012 को मेरे को अलीपुर ट्रांसफ़र किया गया था। और 28 दिसंबर के बाद जब 31 दिसंबर को तनख्वाह आई तो मेरी तनख्वाह जो है मेरे खाते में सिर्फ 800 रुपये आई है। मैंने इस बारे में शिवानी मैडम गजेंद्र जी से पूछा। गजेंद्र जी बोले कि भाई इस बारे में तो आपको शिवानी मैडम ही बताएगी कि आपकी तनख्वाह इतनी कैसे आई है। बाकी अगर सोसाइटी की बात है तो सोसाइटी से मैं ऐसे एक बात बताइए कि सतपाल जी, आपकी तनख्वाह वैसे एक्चुअल है कितनी? मेरी 35,000 रुपीज। 35,000 तनख्वाह है आपकी, लेकिन मिले आपको 800 रुपये। तो इसके लिए आपने हेड ऑफिस जाके किससे क्या क्या बात की, अब ये बताइए। सर, मैं हेड ऑफिस नहीं गया था, मैंने फोन पे बात की थी। अच्छा। गजेंद्र जी से। गजेंद्र जी ने ये कही है कि भाई ऐसा सतपाल भाई, मैं तो इस बारे में कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर सोसाइटी का मामला है तो मैं कुछ पैसे वापस रिटर्न करवा दूंगा, चेक कटवा दूंगा। बाकी आगे इसके बारे में बात करनी तो शिवानी मैडम से बात कीजिए। आप गनमैन हैं, आप बैंक में एम्प्लॉय हैं, ये सोसाइटी का मामला कहाँ से आ गया, थोड़ा ये समझाइए। एक बैंक सोसाइटी है हमारी, बैंक डिपार्टमेंट की अलग से सोसाइटी है, जो बैंक में ही मतलब ऑफिस है हमारा, बैंकिंग सोसाइटी है। वो सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज की सोसाइटी होती है जी वो। अच्छा, ये जो आपका जो बैंकिंग कर्मचारियों का जो संगठन होता है। हाँ, वो सिर्फ उन्हीं की सोसाइटी होती है। ठीक है। तो गजेंद्र जी ने ये कही थी कि सोसाइटी का मामला है तो मैं चेक कटवा दूंगा, तो अपने घर का काम चला दे। मगर अगर तनख्वाह के बारे में बात करनी, कहाँ कटी है, क्या कटी है, तो शिवानी मैडम से बात करनी है। ठीक है। मैंने फोन पे शिवानी मैडम को बात की है। शिवानी मैडम ने बोला कि ऐसा है, जो तनख्वाह कट गई तो वो तो इतनी ही कटेगी। मैंने कही मगर जी तनख्वाह तो 11,200 रुपये मेरी किस्त कटती है पीएल में, मैंने 5 लाख का लोन लिया हुआ है, आप 16,000 क्यों काट रहे हो? तो उन्होंने इतनी बात की। 11,200 की किस्त के बदले 16,000 का 16 है। जी सर, 16,000 काटते हैं। मगर 16 इतनी ही बात करने के बाद मेरे को जैसा वजीराबाद से 12 दिसंबर को मेरे को अलीपुर ट्रांसफ़र किया था और मेरे से ना कुछ बोला गया ना कुछ बताया गया। वो 31 दिसंबर को मेरी अलीपुर से फिर नजफगढ़ ट्रांसफ़र कर दी। अब नजफगढ़ मैंने ज्वाइन नहीं किया है अभी। तो जो मामला सतपाल जी ने बताया है उसके मुताबिक सतपाल जी जो हैं वो वजीराबाद ब्रांच में ड्यूटी दे रहे थे, रहते बख्तावरपुर में है, लेकिन वजीराबाद तक इनको जाना पड़ता था। 28 दिसंबर 2020 को जो है इनको जो है सबसे पहले अलीपुर ब्रांच ट्रांसफर किया गया। बहुत अच्छी बात है, संतुष्ट है सतपाल जी की, घर के नजदीक आ गए। लेकिन हुआ क्या कि जब इनकी सैलरी आई तो इन्होंने शिवानी मैडम जो हेड ऑफिस में बैठती हैं, कोई शिवानी नाम की अधिकारी हैं, बैंक में कर्मचारी हैं जो हेड ऑफिस में है। अच्छा, एमडी की पीए हैं, एमडी अनीता रावत की पीए हैं। कमाल का है, मतलब एमडी साहिबा जो है अनीता रावत जी,
उनके 9 रिश्तेदारों की भर्ती का मामला हम पहले ही आपको बता चुके हैं। उसी एमडी की जिसका 3 दिन के अंदर प्रमोशन हुआ, धांधलेबाजी देखिए बैंक की कि मतलब 28 तारीख को पहले तो इनको अलीपुर भेजा गया वजीराबाद से, और फिर 2 दिन बाद मतलब तीसरे दिन 31/12 को फिर से इनको एक रिलीविंग ऑर्डर थमा दिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि आप नजफगढ़ ब्रांच जाके ज्वाइन कीजिए। जो व्यक्ति बख्तावरपुर में रहता हो अलीपुर के, वो नजफगढ़ ब्रांच जाके ड्यूटी कैसे करेगा? वहां पे क्या ये मतलब 800 रुपए जो इनको मिलते हैं, 800 रुपए में ये कैसे आदमी वहां किराए का मकान लेगा, कैसे ड्यूटी जाएगा, क्या खाएगा? कुछ भी नहीं सोचा बैंक ने। बस एक तानाशाही का रवैया है। एक जो है दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में एमडी अनीता रावत के आने के बाद से तानाशाही का रवैया चल रहा है। जब जिसको चाहे कुछ बताना चाह रहे हैं सतपाल जी, बताइए। हाँ जी जी सर, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जब तक दहिया साहब एमडी थे, आरएस दहिया, जो अनीता रावत से पहले, जी सर, जो अनीता रावत मैडम से पहले आरएस दहिया साहब थे, उनसे हम बेझिझक जाके मिलके अपनी समस्या सुना देते थे। तो अनीता रावत से भी मिल लीजिए। एक मिनट बताऊंगा सर आप प्लीज। कहिए। तो दहिया साहब से हम अपनी समस्या, मैं नहीं सारा स्टाफ, पूरा जितना ऑल स्टाफ हमारे ब्रांचेस के पूरे स्टाफ है, कोई भी जाके अपनी समस्या सुना देते था और दहिया साहब सबकी समस्या हल कर देते थे। अगर नहीं होने वाली थी तो बुला के प्यार से समझा देते कि बेटा ये नहीं हो सकता और अपना वैसे काम चला लो। मगर जब से अनीता रावत मैडम आई है, ना तो हमको ऊपर जाने दिया जाता, अपॉइंटमेंट लेकर भी नहीं जाने दिया जाता। अनीता मैडम अंदर बैठी रहती है ऑफिस में, बाहर शिवानी मैडम कहती है मैडम यहाँ पर नहीं है, मीटिंग में गई है। हमने ये भी देखा कि चलो मैडम मीटिंग में गई है, आ जाएंगी। हमने थोड़ा बाहर आधा घंटा 1 घंटा वेट किया, फिर मैडम ऑफिस से ही निकल गया, बाहर आ रही हैं। हमने शिवानी मैडम से पूछा, मैडम आप तो कहती थी मैडम जो है वो भी मीटिंग में गई है, मैडम तो अंदर से आई है, किसी दूसरे रास्ते से आ गई क्या? तो इनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये कहती थी तुम फालतू मत बोलो, नीचे जाओ, अपनी ड्यूटी करो। ये तानाशाही रवैया ना कहें तो और क्या कहें। अनीता रावत जब से मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है तब से इस बैंक में मैडम से मिलने नहीं दिया जाता, वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, लोगों के खाते से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। और अब तो ये तक आरोप लगने लगा है कि जो कर्मचारी है बैंक के, जो दिन रात बैंक की ड्यूटी में गन लेकर खड़े रहते हैं, अपनी जान को जोखिम पे डालते हैं, बैंक में कोई लूट की घटना हो जाए तो शायद इन कर्मचारियों को गोली भी खानी पड़े, जान भी चली जाए, पर उसके बावजूद बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हुई है अनीता रावत, उनमें इतनी भी मानवता नहीं है कि वो उस कर्मचारी को बुलाकर 2 मिनट अपना समय दे दें। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इतना ज्यादा व्यस्त नहीं होता अपने कर्मचारियों के लिए जितना ज्यादा व्यस्तता ये अनीता रावत ने, इस फर्जी एमडी ने, इस लुटेरी एमडी ने पकड़ रखी है। खैर बताएं। 1 मिनट बात करना और चाहता हूँ। जी सतपाल जी साहब, जब मैंने शिवानी मैडम से बात की है जी तो शिवानी मैडम ने चपरासी को फोन दे दिया। 2-3 बार तो उन्होंने फोन काट दिया, मैं मिलाता रहा। बाद में चपरासी ने, वहाँ पे जो शिवानी मैडम के पास चपरासी रहता है, उसने मेरे को मारने की धमकी दी है और ये कही कि तू शाम को 5 बजे मिलना मेरे को आके, और मेरा फ़ोन नंबर ले ले, फ़ोन करके आ जाऊँ, तेरे को मैं देखता हूँ तू कितना बड़ा गनमैन है। अब बताओ जी हम क्या करें जी? अब हम ये बताओ हम क्या करें? हम वहाँ लड़ाई करने थोड़ी जाएंगे, हम तो अपनी समस्या को सुनाने जाएंगे ना, जाएंगे तो। और फ़ोन पे समस्या हल होती नहीं है, एमडी साहब से मिलने नहीं दिया जाता है, तनख्वाह हमारी सारी काट दी जाती है, बच्चे क्या खाएंगे? मेरे बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं। अभी 9 दिसंबर की मेरी बेटी की शादी थी, मैंने 2 लाख रुपए की फाइल के लिए ईसीसी के लिए भर के दिया था, मेरी फाइल वापस कर दी गई है, बोले अभी लोन नहीं होता है। अब ये बताओ, मैं गरीब आदमी हूँ, बेटी की शादी थी, मैंने कि इसे पैसा उठा के उसमें 4-5 लाख रुपया लगाया, मैं सोच रहा 2 लाख रुपए का यहाँ से सारा लग जाएगा, मगर इन लोगों ने मेरी कोई हेल्प नहीं की है। क्या फायदा इस नौकरी का मेरे को, बोलिए। तो दर्शकों, आपने सुना, आपको याद होगा हमने अपने पिछले एपिसोडों में बताया है कि एमडी अनीता रावत को बैंक
CWG में खेल गांव में 2-2 फ्लैट दिए रखे हैं, करोड़ों के, 26 करोड़ के फ्लैटों में से 2 फ्लैट 901 और 803, 2-2 फ्लैट इसको 2-2 फ्लोरों पे बैंक ने रहने के लिए दे रखे हैं। एक MD को देने के लिए 2-2 फ्लैटों का है बैंक के पास खर्च उठाने के लिए। MD के लिए 5 लाख रुपए हर साल फर्निशिंग के नाम पर MD को देने के लिए बैंक के पास पैसा है, मगर उसी बैंक का एक गनमैन अगर अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए का लोन मांग ले तो इस बैंक के पास वो लोन देने के लिए पैसे नहीं है। MD कह देती है, 2% जवाब देती है कि हमारे पास आपकी बेटी की शादी में देने के लिए लोन के लिए 2 लाख रुपए नहीं है। और ये वही MD है, ये वही बैंक है जो 5-5 लाख रुपए हर साल बैंक को चूना लगा रही है फर्निशिंग के नाम पे, उस फ्लैट की फर्निशिंग के नाम पे जो CWG खेल गांव में है। वेल फर्निश फ्लैट ये अलॉट किए गए थे, DDA ने वेल फर्निश फ्लैट बना के बेचे थे। उसके बावजूद उन वेल फर्निश फ्लैटों के नाम पर 5-5 लाख रुपए का बिल अनीता रावत फर्जी तौर से बिल जमा करा के 5-5 लाख रुपए अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ले रही है। बैंक के 3 कर्मचारियों से 25-25 हजार रुपए महीने घूस ले रही है। लेकिन बैंक का एक गनमैन अगर चाह ले कि उसको ये बैंक थोड़ी सी आर्थिक मदद कर दे, बेटी की शादी है, बेटी की शादी में तो गांव वाले भी मदद करते हैं। शर्म करो। ये बैंक नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं कि ये इन्होंने बाप दादा की बकौती बना रखी है। अपने रिश्तेदारों को देने के लिए लाखों रुपए हैं, अनीता रावत को देने के लिए लाखों रुपए हैं। कुछ और बताना चाह रहे हैं सतपाल जी? और मैंने अपनी बेटी का कार्ड MD कार्ड में भी, MD ऑफिस में भी दिया था। मैं इन्वाइट किया था, मगर मैडम नहीं आई। कोई बात नहीं, ऑफिसर है, टाइम नहीं लगा होगा, मैं इस बात को मानता हूँ, कोई बात नहीं। मगर कम से कम उस कार्ड को देख के सच्ची बात तो मानते कि हाँ इसकी बेटी की शादी है और इसको थोड़ी सी हेल्प करो। मगर इन्होंने कुछ नहीं सोचा। एक मैं रिक्वेस्ट भी किया है, और शिवानी मैडम से जब मैं कार्ड नीचे सरार जी को दे के गया नीचे, तो मैंने फोन पे कहा मुझे कार्ड मिल गया, तो बोली हाँ हमने मैडम को आपका कार्ड विश कर दिया है और क्या नाम मैडम को हमने बता दिया है, मैडम आएंगी। मैं चलो कोई बात नहीं, मगर आए ना आए वो तो ऑफिसर का मामला है, क्योंकि ऑफिसरों के पास टाइम होता ही नहीं है। मगर इन्होंने मेरी बेइज्जती करवा दी उस दिन। अगर मेरे को मेरा पड़ोसी क्या नाम कॉर्पोरेशन बैंक वाला अगर मेरे को हेल्प नहीं करता तो शायद मेरी बेइज्जती वो हो जाती रोड में, जिसको कोई कुछ कह नहीं सकते। अच्छा सतपाल जी, एक बात बताइए, अनीता रावत 2016 में MD बनी थी। अनीता रावत इससे पहले क्या बैंक में काम करती थी और आपको कभी काम करने का उनके साथ मौका मिला? कुछ पुराने दिनों की बताइए, जब ये MD नहीं हुआ करती थी तब अनीता रावत कैसी थी? जी सर, मैं बताऊंगा इस बारे में भी। अनीता रावत मैडम हमारे टाइम में शुरू में अकाउंटेंट भर्ती हुई थी, और अकाउंटेंट भर्ती होने का कारण हम गनमैन गाड़ी में कैश के साथ चलते थे, और अनीता मैडम हमारे साथ चलती थी। कैश के बॉक्से वगैरह मतलब हम ढोते थे तो हमारे साथ कैशियर बन के चलती थी। जब एक मैडम हमारे साथ 3-4 साल इस तरीके से चली हैं, तो कम से कम हमारे ऊपर कुछ तो रहम खाए। ये भी तुम्हारे जैसे ही कर्मचारी हैं। कभी मैडम भी ऐसी थी, आज मैडम MD बनने के बाद क्या नाम ये कह देती कि कह दो कि यहाँ पे मैडम है नहीं है, और ये सब कराती है ये शिवानी मैडम की भी गलती इतनी नहीं है, अनीता रावत की मैडम की भी MD की गलती नहीं है, ये सब शिवानी कराती है। और शिवानी नहीं, अपने चपड़ासी के द्वारा मेरे को मारने पीटने की धमकी दी है अभी 31 तारीख को। ये बड़ा अजीब मसला है। पहला इनके मुद्दे में जो केस में समझ में आया वो ये है कि 11,200 रुपए आपकी किस्त बनती है, 16,000 काटे जाते हैं 16,000 रुपए, बाकी के पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? दूसरा सवाल, आखिर एक बैंक का कर्मचारी जो गनमैन है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो अपनी परेशानी को लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर से क्यों नहीं मिल सकता? हेड ऑफिस का चपरासी उसको जान से मारने की धमकी क्यों दे रहा है? क्यों कह रहा है कि आप तुम 5 बजे के बाद मिलो, मैं तुम्हें देख लूंगा? उसके बाद जो व्यक्ति गनमैन के तौर पे इतने सालों से काम कर रहा है, क्या बैंक को 19 सालों में इतना भी भरोसा नहीं हुआ? जबकि अनीता रावत ने खुद एक समय अकाउंटेंट के तौर पर इस व्यक्ति के साथ काम किया है। उसके बावजूद क्या मानवता के नाते मात्र 2 लाख रुपए का लोन बेटी की शादी के लिए सैंक्शन नहीं हो सकता?
उसी बैंक में जहां खुद एमडी बैठ के 5-5 लाख रुपए फर्नीचर के नाम पर डकार जा रही है, 25-25 हजार रुपए जो स्टाफ है हेडक्वार्टर के, उनसे 25-25 हजार रुपए अपने बैंक अकाउंट में ले रही है संदिग्ध रूप से। IRIS जो बैंक की ऑडिट करती है, उस कंपनी ने इन तीनों ट्रांजैक्शन को संदिग्ध माना है। क्या मतलब है इसका? अनीता रावत को जवाब देना चाहिए इन मुद्दों पर कि आखिर बैंक के कर्मचारियों के साथ इस तरह की बेजा हरकतें क्यों हो रही हैं। एक बैंक का कर्मचारी आखिर एमडी से क्यों नहीं मिल सकता? बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए क्यों नहीं दिए जा सकते, जब खेल गांव में बैंक के पास इतना पैसा है कि एमडी को करोड़ों के फ्लैट रहने के लिए दे रखे हैं, जबकि उस एमडी को, जिस एमडी का दिल्ली में अपना खुद का मकान है, अधिकार है मैडम, अपना खुद का मकान है, उसके बावजूद बैंक ने CWG में 2-2 फ्लोरों पे 2-2 फ्लैट दे रखे हैं। कमाल की बात है ना। तो ये था हमारा जो है लाइव खुलासा इस बैंक में क्या होता है। कुछ और बता रहे हैं सतपाल जी के पास आज बहुत दर्द है। जिस व्यक्ति के घर में, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी, एक बेटी है जिसकी अभी मैंने शादी की है, वो छलेरा गांव में ब्याही है नोएडा। अभी 9 दिसंबर की शादी है। 2 बच्चे, एक लड़का बड़ा वाला है, एक छोटा है कि पढ़ाई कर रहा है, एक ने अभी पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी के चक्कर में है। भाई जाहिर सी बात है, 800 रुपए तनख्वाह अगर मिलेगी 35 हजार वाले को काट पीट के, तो बेटा पढ़ाई छोड़ के नौकरी ही करेगा। तो सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या बैंक कर्मी का जो बैंक में कार्यरत है आदमी, मैं नहीं कोई और, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, क्या एमडी से मिलने का अधिकार नहीं है क्या? अगर नहीं है तो हम सोच रहे हैं कि ठीक है, एमडी साहब से मिलने का अधिकार नहीं, हम कभी सवाल ही नहीं करेंगे, हम एमडी साहब से मिलने के लिए बोलेंगे ही नहीं। एमडी का क्या काम है? अपने जूनियरों की, अपने जो वर्कर हैं उनकी हेल्प करना और उनकी दर्द वाली बात सुनना। करिए ना भाई साहब। हाँ, ये हेल्प कर दी। आपको 2 जगह ट्रांसफर करना है, हेल्प बहुत बढ़िया अच्छी हेल्प और क्या हो सकती है? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ये नजर में जो ट्रांसफर किया है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सिर्फ ये शिवानी मैडम की चाल है। ये जो नजर, ये मेरा जो ट्रांसफर किया है, षड्यंत्र नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसा इन्होंने पहले बता दिया है कि 28 तारीख को जो है वजीराबाद ब्रांच से जो है इनको ट्रांसफर करके अलीपुर भेजा जाता है। इनको जो है जब एक बार ट्रांसफर, मान लीजिए अलीपुर ब्रांच में मान लेते हैं गनमैन की कमी हो, या वजीराबाद ब्रांच से भेजा जाना हेड ऑफिस का, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का, ये अपना निजी फैसला है, हम उस पर उंगली नहीं उठाते। लेकिन जब एक बार आपने फैसला ले लिया कि अलीपुर ब्रांच में सतपाल जी गनमैन जो हैं, D650 नंबर इनका है, हम D650 नंबर इसलिए बता रहे हैं कि दर्शकों को ये ना लगे कि कोई ऐसे ही ऐरा गैरा नत्थु खैरा सड़क पर से हमने पकड़ लिया है, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोडों में कुछ कांग्रेसी भाइयों ने जो है हमारे को जो है गोदी मीडिया होने का आरोप भी लगाया था। तो इसलिए हम आज ये दस्तावेज अपने हाथों में, ये रिलीविंग ऑर्डर दिखाना चाह रहे हैं कि पहले तो 28 तारीख को इनको वजीराबाद से ट्रांसफर किया गया, ये वाला, और उसके बाद फिर अब कहा जा रहा है 2 दिन के अंदर कि आप अलीपुर से नजफगढ़ चले जाइए। बैंक का ट्रांसफर का कोई तरीका नहीं होता क्या? बैंक जिस तरह से अनीता रावत के 9 रिश्तेदारों को भर्ती कर लेता है, हेड ऑफिस में ही 5-5 रावत कोऑपरेटिव ब्रांच बना दिया है। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को रावत कोऑपरेटिव बैंक की दरियागंज शाखा बना दिया गया है। इसमें तो दिल्ली पुलिस, क्या दिल्ली सरकार, कोई भी महकमे का अधिकारी जाकर जांच कर ले, वहां 5-5 रावत भर्ती मिल जाएंगे, और वो भी सब 2016 के बाद, और बगैर किसी विज्ञापन के, बगैर किसी अपॉइंटमेंट जारी किए। बस आप अनीता रावत के रिश्तेदार हो, आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी बेरोजगार भाड़ में जाए। दिल्ली सरकार रोज मोदी जी को कहती है कि आपने 2 लाख नौकरी नहीं दी, 2 लाख नौकरी नहीं दी, 2 लाख नौकरी नहीं दी। केजरीवाल जी ये भी तो बता दीजिए कि आपके बैंक में रिश्तेदारों की भर्ती हो रही है। पिछले 4 सालों से दिल्ली के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी कहाँ मिलेगी? आप खुद अपनी नाक के नीचे भर्ती घोटाला करवा के बैठे हुए हैं। कहां से मोदी जी नौकरी दे देंगे? दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के बेरोजगारों को तो नौकरी देना आपकी जिम्मेवारी थी। आप अपने जिम्मेवारी में क्यों फेल कर गए? दिल्ली न्यूज 24 ने पिछले कई महीनों में मुख्यमंत्री कार्यालय को कई दफा मेल लिखा, पर मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी उसको सहकारिता मंत्री को भेज देते हैं। बस फॉरवर्डिंग का खेल चल रहा है। सहकारिता मंत्री का कार्यालय आरसीएस को भेज देता है, पीजीसी 3-3 बार आरसीएस से पूछता है,
15 दिन का अब लास्टली अल्टीमेटम भी दिया है। आरसीएस कार्यालय के पास पर कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली सरकार का आरसीएस कार्यालय, केजरीवाल सरकार का आरसीएस कार्यालय एक बड़ा नमूनेदार कार्यालय है। उनको पता ही नहीं है कि इस बैंक की एमडी की नियुक्ति वैध है या अवैध है। इस बैंक के खिलाफ 4 महीने पहले 61 का ऑर्डर हो चुका है, उसमें आज तक जांच ही नहीं शुरू की है। भर्ती घोटाला चाहते ही नहीं है कि खुले, लेकिन अब तो भर्ती घोटाले के साथ साथ कर्मचारियों पर अत्याचार और शोषण का मामला भी सामने आने लगा है। कुछ और बताना चाह रहे सतपाल जी? जी सर, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बख्तावरपुर के बलजीत शर्मा जी डायरेक्टर थे। उन्होंने झूठ बोल बोल के मेरे बेटे से 1.5 साल तक बैंक की गाड़ी चलवाई है कि मैं तेरे को बैंक में लगा दूंगा। मेरी बात हो रखी है एमडी से, मेरी मैडम से बात हो रखी है, मैं तेरे को लगवा दूंगा। तनख्वाह देते थे बलजीत शर्मा? बलजीत शर्मा जी देते तो 400 रुपये रोज। तो इस चक्कर में 400 रुपये रोज के चक्कर में बोला भाई बैंक में नौकरी लग जाएगी तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। मगर उन्होंने कुछ नहीं करवाया। मरने से 6 महीने पहले, अभी गुजरे हैं करीब 3-4 महीने पहले, मैं मरने से 6 महीने पहले अपने पास से हटा दिया और उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा ना, भर्ती बैंक में तो भर्ती है ही नहीं। और अपने 4 रिश्तेदार, अपने भतीजे, अपना पोता वगैरह सब कुछ लगा दिया। क्या हमारे बेटे ने जब 1.5 साल से सेवा करी है, क्या उसके लिए नौकरी नहीं थी क्या ड्राइवर के लिए? मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी इस बैंक ने। सच्चाई ये है कि ये बैंक जो है ना, इसमें जो पूरा बोर्ड है, जो प्रबंधन है, इन सबके रिश्तेदारों को भर्ती किया गया है। उसके लिए हमने पिछले एपिसोडों में दस्तावेजों के साथ पूरी आपको दास्तान भी बताई है कि किस किस डायरेक्टर का कौन कौन रिश्तेदार भर्ती है। हम वही बात कह रहे हैं कि आरसीएस कार्यालय ने इन सभी आरोपों पर जो है जुलाई 2020 में 20 जुलाई 2020 को दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट दफा 61 के तहत जांच का आदेश भी दिया है। पर ये देखिए कि इस मैनेजमेंट में बैठे लोग राजनीतिक रूप से इतने ताकतवर हैं, इतना उनको दिल्ली सरकार से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है कि आदेश जारी होने के बावजूद 4 महीने से आरसीएस कार्यालय में वो ऑर्डर दबा पड़ा है। आरबीआई ने दिल्ली न्यूज 24 को मेल भेजा है। आरबीआई ने 2-2 दफा आरसीएस कार्यालय को एमडी अनीता रावत की नियुक्ति की जांच के लिए कह लिया, लेकिन फिर भी आरसीएस कार्यालय के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। आरसीएस कार्यालय इस मामले को लगातार दबा रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि बलजीत शर्मा डायरेक्टर ने अपने 4 रिश्तेदारों को लगा रखा है। ये हमने अपने पिछले एपिसोडों में बताया है कि बलजीत शर्मा के रिश्तेदार भी इस बैंक में भर्ती हैं। और इन्होंने तो मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मगर हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार जैसे पिछले 6 महीने से इस मामले पे चुप्पी बनाए हुए है, आगे भी चुप्पी बनाए रखेगी। मगर हम अपने दर्शकों से एक वादा करते हैं कि दिल्ली न्यूज 24 अपनी आवाज को तब तक नहीं चुप होने देगा जब तक हम इस घोटाले का पूरा पर्दाफाश न कर दें। देखते रहिए मेरे साथ दिल्ली न्यूज 24। धन्यवाद।